हमारा क्लास 11 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र आप सभी बच्चों के लिए टर्म 2। मैं आप सभी बच्चों को टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी आपको एग्जाम पूछा जाए, टोटल आपको 19 क्वेश्चन देखिए मोस्टली पूछे जाते हैं, जैसा कि क्लास 12 के बच्चों को पूछा गया उसी सेम फॉर्मेट में ये पैटर्न बनाया हुआ है। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और देखिए जिस भी चीज़ का आपको मॉडल सेट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में आपको मॉडल सेट पर ऑन करवाऊंगा। इसी तरह अगर आपको बाकी सारे के सारे मॉडल सेट पर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट बताएं कि आपको किस चीज़ का मॉडल सेट और मॉडल सेट पर 2 चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए वक्त बिना बात के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल तो एकदम याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? एडम स्मिथ का। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको टोटल 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछने आने वाले, याद रखिएगा। और ये आपका टर्म 1 से भी उठ के आने वाला है, चलो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता यानी सीधा व सीमितता की परिभाषा किसने दी थी? तो याद रखिएगा रॉबिन्स ने ये परिभाषा दी थी। अगला सवाल हमारा भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी जो हमारा सीधा बात है उसकी जो स्थापना कब हुई? तो याद है टिस्को की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई थी। फिर हरित क्रांति का जनक तो ठीक याद रखिएगा SS स्वामीनाथन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर अगला सवाल हमारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिए कोलकाता में हुई थी। फिर द्वितीय औद्योगिक नीति घोषित कब हुई थी? 1956 इसमें ये घोषित की गई थी। फिर अगला सवाल हमारा किसी विशेष वर्गों में मूल्यों की संख्या उस वर्ग की क्या कहलाती है? सीधा बात है, किसी विशेष वर्ग में बोला हुआ मूल्यों की संख्या तो याद रखिएगा उसे क्या कहता है? आवृत्ति कहा जाता है या फिर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अगला है हमारा मार्शल अथवा रॉबिन्स की परिभाषाओं में मुख्य अंतर कहते हैं कि दोनों ने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन दोनों के स्टेटमेंट में क्या क्या अंतर था ये हमें बताना है। तो देखिए दोनों की परिभाषा में मुख्य अंतर था। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र के सकारात्मक और आदर्शक यानी निगेटिव नॉर्मेटिव दोनों विज्ञान है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र केवल सकारात्मक विज्ञान है। मार्शल अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान मान, जबकि रॉबिन्स इसे एक मानव विज्ञान मानते थे। मार्शल ने अपने परिभाषा में केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया, जबकि रॉबिन्स ने भौतिक वस्तुओं के साथ साथ अभौतिक सेवाओं का भी अध्ययन किया। मार्शल की परिभाषा क्या है वही रॉबिन्स की परिभाषा क्या है, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 1 नंबर का आंसर इतना बड़ा मत लिखने चल जाइएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। इसलिए देखिए मैं आपको छाट के बता रहा हूँ, पूरी जितना करा उतना ही करिएगा। बाकी जिसको अगर कोई बच्चा ज़्यादा होशियार तो पूरा लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1.5 घंटे का समय है बच्चों। सीधा बात है, सब्जेक्टिव पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं कि फटफट टिक मार दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी लॉन्ग आंसर टाइप के लिए तो समय बचाना पड़ेगा, बताइए। इसीलिए याद रखिए यहाँ से यहाँ लिखिएगा और कुछ मत लिखने जाइएगा। अगला है हमारा आप अर्थशास्त्र यानी सीधा बात हम लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना पड़ता है ये करना, तो याद रखिएगा यह उपभोग का अध्ययन है। डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि अर्थशास्त्र का अध्ययन हम 3 कारणों कारण करते हैं। ठीक है, क्या क्या कारण है? एक उपभोग का कारण है, इसमें उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के वितरण भी अध्ययन है। ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, बाकी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं कि समाज, यहाँ पे ये 3 छोड़ के ये 3 पॉइंट लिख दीजिए कि समाज में विभिन्न आय वर्ग की जानकारी चाहिए हमें, साक्षरता का स्तर चाहिए, या फिर रोजगार में देश में रोजगार स्तर, या फिर देश के लिए सुनामी भूकंप आदि से चुनौतियाँ आदि। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। याद रखिए ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, मैं आपको बार बार यही सवाल बोलूंगा। अगला सवाल है हमारा स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष देखिए उपयुक्त प्रमुख चुनौतियां जो थी वो क्या थी? कि सीधा बात है भारत जब हमारा स्वतंत्र 1947 में, ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत से आर्थिक चुनौतियां, क्योंकि अंग्रेज देखिए तो शासन कर चल गए थे, अब हमें देश को पूरा रन करना था। लेकिन एक पूरी हमारा फैक्टर था बच्चों, देश चलता था, वो हमारा कैसे बच्चों कृषि प्रधान देश। आज भी हमारा देश कृषि प्रधान नहीं है, अब थोड़ा फैक्टर हो चुका है कि मोस्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज़्यादा लोग जा चुके हैं, लेकिन कृषि सबसे बड़ा उस टाइम में क्षेत्र था। उसी के लिए देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियां निम्नलिखित थी। कृषि, स्वतंत्रता के समय कृषि पिछड़ी अर्थव्यवस्था, सीधा बात है वहाँ पर सीधा बात है बच्चों इंडस्ट्री उस टाइम आया नहीं था, कोई भी मॉडर्न हमारे पास टेक्निक नहीं था जिससे हम लोग जो कृषि कर सकते थे। कृषि का सीमित जो व्यवसायीकरण था, भूमि पर जनसंख्या अधिक भार था, जोतों की उपविभाजन तथा विखंडन समस्या थी। अंग्रेज द्वारा शुरू की भू राजस्व प्रणालियों के कारण सरकार तथा किसानों के बीच कई बिचौलिए मध्यस्थ हो गए थे। ये मध्यस्थ किसानों से बहुत अधिक लगान क्या कर वसूलने लगे थे। ठीक है, फिर अगला फैक्टर लिख दीजिएगा क्वेश्चन है यहाँ ऑप्शन 2 औद्योगिक क्षेत्रों के आधुनिकीकरण, वैविधिक क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि का मांग कर रहा था, ये दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा। और ये विदेशी व्यापार वाला चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर बच्चों आप मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन में 3 पॉइंट लिखिएगा, बस इतना कर। गरीबी तथा बेरोजगारी, सीधा बात है कि स्वतंत्रता से भारत में बेरोजगारी व्यापक रूप से बची थी। बेरोजगारी के साथ साथ भारत के सामने गरीबी की चुनौती थी। व्यापक गरीबी और सार्वजनिक आर्थिक नीतियों की कल्याण रूपी बनाने पर आग्रह की गई थी। ठीक है, तो सीधा बात संक्षेप में कह सकते हैं कि भारत में समय देशों में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी। ठीक है,
फिर अगला सवाल ठीक करिएगा कि भारत में विभाजन का जो भारतीय स्तर पर क्या प्रभाव था, सीधा बात है ये हम बताएं। तो याद रखिएगा खाद्यान्न में जो हमारे वो कमी आ गई थी, क्योंकि भारत में विभाजन से भारत में खाद्यान्न गंभीर बहुत बड़ी फैक्टर था, गंभीर कमी अनुभव लगी। कच्चे माल की कमी होगी, विभाजन दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव कच्चे माल की पूर्ति पर। विभाजन से पाकिस्तान में वे क्षेत्र चले गए जो कृषि जन पदार्थों की पूर्ति करती, और इन पदार्थों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले अधिकांश मिले भारत में से। अतः भारत को कच्चे माल की कमी अनुभव। इस प्रकार से प्रभावित उद्योगों में पटसन और सूती वस्त्र उद्योग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फिर हो गया संकुचित बाजार। सीधा बात है कि जो हमारा विभाजन पर भारत में कई उद्योगों का बाजार क्या होगा, आपका बहुत बड़ा सीमित हो गया, ठीक है, यानी लिमिटेशन पे आ गया। फिर अगला सवाल याद रखिएगा जमींदारी प्रथा। सीधा बात है कि जमींदारी जो प्रथा चलती थी वो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा ही जाएगा आपको एग्जाम में कि देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि भारत में भू राजस्व की इस प्रणाली का आरंभ जो हुआ तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में क्या की थी, स्थायी बंदोबस्त के साथ अंतर्गत थी। इसके अनुसार कुछ किसानों को भूमि का स्वामित्व दे दिया जाता था जो वास्तव में पहले क्या थे, माला गुजारी एकत्रित करने वाले सरकारी कर्मचारी थे। इन नई भू स्वामियों के अधिकांश भूमि पट्टे पर दी गई जिसमें वे मनचाह क्या कर लगान प्राप्त करते थे। ये जमींदार सरकार तथा काश्तकारों के बीच मध्यस्थ रहते थे। ये जमींदार सरकार को स्थायी रूप से निर्धारण लगान की निश्चित राशि दी थी। जमींदार को रुचि काश्तकारों से अधिक लगान ऐंठने तक ही सीमित थे। वे भूमि के विकास में रुचि नहीं। इधर काश्तकार भूमि से किसी भी समय बेदखल किए जाने के डर से भूमि के सुधार में कम रुचि लेते थे, फलस्वरूप कृषि की उत्पादकता कम होती चली गई। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा जमींदारी प्रथा के बारे में। अगला सवाल ये वाला सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अर्थव्यवस्था में एकदम पूछा जाएगा बच्चों कि जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में 18 रेल यातायात आरंभ किया, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए सीधा बात क्या प्रभाव पड़ा। याद रखिएगा कि रेल की शुरुआत होते ही भारतीय लोग लंबी दूरी की यात्रा करने में योग बन गए। इससे भौगोलिक तथा सांस्कृतिक बाधाएं समाप्त हो गई। रेलवे ने कृषि का क्या किया, व्यवसायीकरण किया। इसने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को समाप्त किया। भारत के विदेशी व्यापार का बहुत ही अधिक विस्तार हुआ। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर हरित क्रांति, सीधा बात है बच्चों, ग्रीन रिवोल्यूशन था कि भारत में छठी दशक के मध्यकाल में परंपरागत कृषि करने के तरीकों के स्थान पर धीरे धीरे आधुनिक तकनीक का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ और बाद में चल के कृषि के आधुनिक तकनीक परंपरागत तरीकों के स्थान ले रही। कृषि के क्षेत्र में इस तरह का आने वाले परिवर्तन लोकप्रिय जो नाम था वो हरित क्रांति है। हरित क्रांति की मुख्यतः दो बातें, कम समय में प्रोडक्शन को बढ़ा देना था और दीर्घकाल में कृषि उत्पादन में स्थायी रूप से कच्चे विकास का स्तर करना था। और ये सवाल बच्चों याद कर लीजिए, बेरोजगारी। ठीक है, ये तो अभी मोस्टली कॉमन ही है। आप में भी जो आप में से बच्चों कोई बेरोजगार होंगे, मैं खुद एक बेरोजगार युवक में आता हूँ। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह के हमारे सरकार के हालात चल रहे हैं या फिर हमारे देश का पूरा सिस्टम चल रहा है, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, बेरोजगारी। ठीक है, देखिए क्या बात यहाँ पर कही हुई है कि बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है, इसके विभिन्न रूपों के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है बच्चों, मौसमी बेरोजगारी, वही सब है, सीधा बात है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया बच्चों, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बेरोजगारी का एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है क्योंकि बेरोजगारी को विभिन्न रूप से क्या इसकी परिभाषा बदलती रहती है। इतना होते हुए बेरोजगारी के अर्थ को समझा जा सकता है। आप यहाँ से लिख दीजिएगा, बेरोजगारी का अर्थ है काम पर नहीं होने की परिस्थिति लगाया जाता है, लेकिन बेरोजगारी का यह अर्थ गलत है। उदाहरण के लिए यदि कोई आलसी व्यक्ति है और उसे काम मिला लेकिन आलस और इच्छा के कारण वो काम नहीं करता तो उसे बेकारी नहीं कहा जाता। अतः काम करने की इच्छा होते हुए यदि किसी व्यक्ति को काम नहीं मिले तो उसे बेकारी कहा। सीधा बात है, काम करने की इच्छा लेकिन काम नहीं, उसे बेरोजगारी। लेकिन बेरोजगारी की यह भाषा भी क्या अपूर्ण है। मान लिया जाए कि कोई यदि काम करने के इच्छुक है लेकिन उसे काम करने में नहीं लाया जा सकता, यदि उसमें काम करने की योग्यता नहीं, अतः हम कह सकते हैं बेरोजगारी वह स्थिति में जिसमें श्रमिकों में काम करने की इच्छा एवं रहने के बावजूद उन्हें काम नहीं मिलता। अर्थव्यवस्था में यह स्थिति प्राय तब उत्पन्न होती है जब श्रम को पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो काम की उपलब्ध सुविधा एवं स्वरूप का अपेक्षित श्रम शक्ति की पूर्ति अधिक हो जाती है तो बेरोजगारी की जो स्थिति होती है वह उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और लिख दीजिएगा बच्चों बेरोजगारी प्रकार क्या क्या होते हैं। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारा भूमि सुधारों से। देखिए आप क्या समझते हैं, ये सवाल तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो देखिए सीधा बात है, भूमि सुधारों से हमारा अभिप्राय कृषि में ढांचागत परिवर्तनों से। ये परिवर्तन जोतों के आकार पर प्रभावित होकर डाला गया है। जोतों के आकार पर मौजूदा जोतों के पूर्व समूहीकरण या पूर्ण व्यवस्थापन के या भूमि स्वामित्व के परिवर्तन लाकर प्रभाव डाला जा सकता है। जब जोते पूर्ण, देखिए ये इतना बड़ा इतना लिखिएगा, उतना तो लिख लीजिएगा। देखिए इतना बड़ा बता दे रहा आपको, यहाँ तक इसे लिख लीजिएगा। अब हमारा दूसरा उद्देश्य लिखिएगा। ठीक है, उद्देश्य में लिख दीजिएगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप इतना लिख दीजिएगा। अगला इसमें देखिए क्या क्या सुधार किया जा सकता है। तो सीधा बात है, सुधार के लिए आपको उतना बड़ा नहीं लिखना है। जोतों की चकबंदी लिख दीजिएगा, एक पॉइंट लिख दीजिएगा। एक जमींदारी उन्मूलन का क्या करना है, यहाँ पर ये पॉइंट लिख दीजिएगा। और जोतों का परिसीमन, ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। बस पूरा मत लिखिएगा, बस 3 पॉइंट लिख के नाम लिख दीजिएगा। काहे कि इतना बड़ा सवाल आपको नहीं देगा एग्जाम में, पहले बता देता हूँ आपको। इसको भी क्वेश्चन को बांट के दे दिया जाएगा उठा के एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल हमारा भारत में नई आर्थिक नीति की देखिए आवश्यकता क्यों पड़ी थी, हमें ये बताना है। तो देखिए पुरानी
पुरानी नीति के फलस्वरूप 1991 में क्या हुआ, तो उद्योग, व्यापार, राजकोषीय वित्त सीधा पूरा घाटा में चल रहा था, पूरा भीषण स्थिति हो चुका था। इसे निपटने के लिए आर्थिक नीति में परिवर्तन करना आवश्यक था। वर्ष 1999 से पहले भी देश कई बार आर्थिक संकट का पूरा सीधा बादल मंडरा रहा था, परंतु वे समय के साथ साथ परंतु इस स्थिति बड़ी गंभीरता से निपटने के व्यवहारिक एवं प्रगतिशील नीति का आवश्यक होना जरूरी था। निम्नलिखित तथ्य वर्ष 1991 मूर्ति के सूचक है। देखिए, पहला है कि मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति का क्या किया, ऊंची दर लगाया गया था कि मुद्रास्फीति की जो दर है तेजी से वृद्धि हो रही थी, विशेषकर आवश्यक वस्तु की कीमतों में। अगस्त 1991 में मुद्रास्फीति दर 16.7 से प्रतिशत थी, जो पिछले 15 सर्वाधिक कीमत वृद्धि का प्रमुख कारण मुद्रास्फीति वृद्धि और बढ़ती हुई घाटों की वित्त व्यवस्था थी। कीमतों में वृद्धि से उत्पादन लागत को बढ़ावा मिला तथा निश्चित आय करने वाले निर्धन व्यक्ति को सहन के स्तर पर प्रभावित पड़ता था। फिर बढ़ता हुआ देखिए राजकोषीय जो घाटा था वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। फिर ये वाला लिख दीजिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों का असंतुलित निष्पादन। ठीक है, इसे मत लीजिए, क्वेश्चन 3 को आप ये लिख दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन 4 ये पॉइंट लिख दीजिएगा, 3 पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, उतना बड़ा पॉइंट आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अगला सवाल है ये वाला बच्चों कि स्वतंत्रता समय भारतीय अर्थव्यवस्था की देखिए क्या प्रमुख विशेषता था, और ये इंपॉर्टेंट सवाल एकदम पूछा जाएगा एग्जाम में कि सीधा बात है हमारा देखिए भारत का देखिए बहुत सारा क्या होता है प्रमुख आर्थिक व्यवस्था था, लेकिन उसमें एक था कृषि प्रधान व्यवस्था। ठीक है, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। देश की जनसंख्या लगभग 85% भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ा हुआ था, कृषि से, सीधा आय का एक साधन था कृषि। देश की लगभग 72% श्रम शक्ति किसान लगी थी। इतना जो है भारतीय कृषि पिछड़ी हुई थी, सीधा बात था, लेकिन कोई मॉडर्न हमारे पास टेक्निक था जिससे हम लोग खेती को बढ़ा सकते हैं। देखिए, कृषि की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत कम थी। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कई कारण थे, जैसे जमींदारी प्रथा, वर्षा पर अधिक निर्भर होना, सिंचाई सुविधाओं का अभाव था, बहुत सारा फैक्टर था जो आज भी दिखाया जाता है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। कि भारत के विभाजन ने कृषि व्यवसाय एक और झटका दिया, जिससे सीधा बात है कि जितना भी जो सिंचित तथा उपजाऊ भाग था वो पूरी कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। अगला एक टर्म लिख दीजिएगा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर किसी की तरह स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, सीधा बात है, कोई डेवलपमेंट नहीं था बच्चों अंडर। लेकिन ब्रिटिश भारत के विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योगों का पतन हुआ। सीधा बात है, जो हाथ का हैंडीक्राफ्ट मटेरियल था बच्चों वो पूरा डिक्लाइन कर चुका था, यानी पूरा नष्ट होने पा चुका था। अंग्रेज सरकार ने ऐसी नीति बनाई जिसमें भारत में उद्योगों का विकास ना हो सका। उनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन में उद्योगों को विकसित करने के लिए भारत का केवल कच्ची वस्तुओं का निर्यातक बना तथा ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ता बना। भारत में देसी हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से बेरोजगारी का सबसे बड़ा बढ़ावा मिल गया था। और आपको इतना बड़ा नहीं टिक करना है, आप लोग लिखते चलिए, मैं बता देता हूँ, यहाँ से इतना बड़ा लिख दीजिएगा। ठीक है, टिस्को जो हमारी टिस्को कंपनी टाटा आयरन स्टील कंपनी हुई, इससे आपको ये बताया जाएगा जमशेदपुर में स्थापना हुआ था। ठीक है, इतना बड़ा लिख दीजिएगा, आपको कोई और नहीं लिखना, और ये कृषि वाला पूरा लिख दीजिएगा। तो ये था देखिए आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट पेपर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि देखिए आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी और ये वीडियो पसंद आया देखिए दिल से, तो वही वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल पर नहीं हो चैनल तभी सब्सक्राइब करना, आपको सब्सक्राइब भी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप सभी बच्चे पढ़ने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जून में होने वाला है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।